हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी के मैं आपके प्यारे चैनल द सक्सेस पॉइंट @ पे तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। रात के 8:05 हो चुके हैं और समय हो चुका है इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर प्रकाश डालने का, महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कशन करने का। तो फटाफट से जुड़ जाइए और लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दीजिए कि हिस्ट्री की क्लास आ चुकी है और फटाफट से महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करने का मौका उठाएं दोस्तों, क्योंकि आज के समय में सिलेक्शन पाना सबसे बड़ी चुनौती का काम है। तो द सक्सेस पॉइंट @ ने ठाना है कि सफलता आपको दिलाना है। इसी उद्देश्य के साथ ये कॉमन वीडियो तैयार की गई है, जो कि आपके यूपीएससी, यूपीपीएससी, टीजीटी, पीजीटी, बैंक, अदर कोई भी वनडे एग्ज़ाम या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो उन सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। और अगर आप ऑनलाइन प्रश्नों को देखना चाहते हैं, किसी सब्जेक्ट का, किसी सिलेक्टेड टॉपिक का अच्छे से अध्ययन करना चाहते हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई गई है प्यारे दोस्तों आपकी सुविधा के लिए। और चैनल को सपोर्ट कीजिए, अपना प्यार दीजिए, क्योंकि द सक्सेस पॉइंट @ ही एक ऐसा मंच है जहां से आप अपने एग्ज़ाम के लिहाज से महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे दोस्तों। क्या पता आपके प्रयास से बहुत सारे लोग जुड़ जाएँ जिनको बहुत से ज़्यादा ज़रूरत है इन प्रश्नों की प्यारे दोस्तों, क्योंकि सिलेक्शन पाना बहुत 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 ज़रूरी है इस वक्त प्यारे दोस्तों। ठीक है, चलिए देखते हैं कि आज मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत कौन से महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा गया है। तो आज का पहला प्रश्न क्या है प्यारे दोस्तों? तो आज का पहला प्रश्न क्या है? तो पहला प्रश्न पूछ रहा है कि शिवाजी, प्यारे दोस्तों पेन को थोड़ा सा पतला कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी मोटा दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न क्या है कि शिवाजी के मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को किस नाम से पुकारा जाता था। प्रश्न समझ रहे हैं कि शिवाजी की जो मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री होता था उसे किस नाम से जाना जाता था या पुकारा जाता था। विकल्प क्या कह रहा है? सरे नौबत, पेशवा, मजूमदार, पंडित राव। शिवाजी के मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को किस नाम से पुकारा जाता था, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। विकल्प क्या है? सरे नौबत, पेशवा, मजूमदार या फिर पंडित राव। तो याद रखिएगा शिवाजी के 8 सदस्यीय मंत्रिपरिषद थी। कैसी मंत्रिपरिषद थी? तो 8 सदस्यीय मंत्रिपरिषद थी जिसको अष्टप्रधान कहा जाता था। पहली बात तो ये कि शिवाजी के मंत्रिपरिषद को किस नाम से जाना जाता था, तो अष्टप्रधान प्यारे दोस्तों। किस नाम से? अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था, याद रखिएगा। सॉरी दोस्तों क्योंकि सर्दी लगी हुई है। और प्रधानमंत्री जो होते थे मंत्रिपरिषद के उसे पेशवा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो पेशवा कहा जाता था। तो आपका बी विकल्प क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? सही हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये क्या हो जाएगा? इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि किसने कहा था कि वह प्रत्येक प्रसिद्ध चित्रकार के काम के बीच अंतर कर सकता है, भले ही वह पेंटिंग संयुक्त कार्य का उत्पाद हो। बात समझ में आ रही है? किसने ये शब्द कहा था कि वह प्रत्येक प्रसिद्ध चित्रकार के काम के बीच अंतर कर सकता है, भले ही वह पेंटिंग संयुक्त कार्य का उत्पाद हो। विकल्प आपके क्या हैं? अकबर ने कहा था, शाहजहां ने कहा था, जहांगीर ने कहा था या फिर बहादुर शाह जफर ने कहा था प्यारे दोस्तों। तो आपको बता दूं कि मुग़ल बादशाह जहांगीर को कला, विशेषकर चित्रकला में गहरी रुचि थी। उसने अपने संस्करण तुझके जहांगीरी में ये बात कही थी कि वह प्रसिद्ध चित्रकारों के कार्यों की पहचान कर सकता है। किसने कहा था? तो जहांगीर ने कहा था प्यारे दोस्तों। किसने कहा था? जहांगीर ने कहा था। सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और आपसे अगर पूछ ले कि जहांगीर ने किस में कहा था, तो जहांगीर ने कहा था प्यारे दोस्तों, किस में कहा था? तुझके जहांगीरी में कहा था। क्या कहा? किस में कहा था? तो तुजक ए जहांगीरी में कहा था। तुजक ए जहांगीरी, ठीक है, तुझके जहांगीरी में कहा था, याद रखिएगा। और ये प्रश्न क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है प्यारे दोस्तों कि मध्यकालीन भारत में फनम शब्द का अर्थ था वस्त्र, सिक्के, आभूषण, हथियार। बात समझ में आ रही है प्यारे दोस्तों? क्या कह रहा है? कह रहा है प्रश्न कि मध्यकालीन भारत में फनम शब्द का अर्थ क्या था? सिक्के को कहा जाता था, वस्त्र को कहा जाता था, आभूषण को कहा जाता था या फिर हथियार को कहा जाता था। तो फनम जो है वो दक्षिण भारत में चलने वाला एक छोटा सा स्वर्ण या रजत सिक्का था, जो विशेष रूप से चोल, पांड्य और विजयनगर साम्राज्य के समय
प्रचलित था। तो मध्यकालीन भारत में फनम शब्द का अर्थ क्या था? सिक्का दोस्तों। सिक्के को फनम शब्द के नाम से जाना जाता था। तो बी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन पे है दोस्तों। और ये प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है कि भारत पर पहला मंगोल आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान हुआ था। दूसरा, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान एक मंगोल आक्रमणकारी दिल्ली तक पहुंचा और शहर को घेर लिया उसने। तीसरा कह रहा है मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने राज्य के उत्तर पश्चिम के कुछ हिस्से को अस्थायी रूप से मंगोलों के हाथों खो दिया था। प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, विकल्प आपके सामने है, कथन आपके सामने है प्यारे दोस्तों। तो अगर हम बात कर लें, भारत पर पहला मंगोल आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के समय में हुआ था, तो ये गलत हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, क्योंकि इल्तुतमिश के शासनकाल में 1219 में हुआ था। ठीक है। दूसरा, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान एक मंगोल आक्रमणकारी दिल्ली तक पहुंचा और उसने शहर को घेर लिया था। तो ये भी क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? ये सही हो जाएगा। ठीक है। तीसरा क्या कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय तक मंगोलों का खतरा जो था वो अस्थायी रूप से मंगोलों के हाथों खो दिया था। तो ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। तो उत्तर क्या हो जाएगा? केवल दूसरा। केवल दूसरा कौन से विकल्प में दे रहा है? बी विकल्प में। तो उत्तर आपका बी विकल्प सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उल्ला दरान के नाम से जाना जाता था? अरब व्यापारी, कलंदर, फारसी सुलेखक या फिर सैयद? समझ में आ रही प्यारे दोस्तों? कह रहा है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे कुलाह दरान के नाम से जाना जाता था? अरब व्यापारी को, कलंदर को या फिर फारसी सुलेखक को या फिर सैयद को? बात समझ में आ रही प्यारे दोस्तों? तो क्या है, कुलाह दरान का अर्थ क्या होता था? टोपी पहनने वाला। तो यह उपाधि उन लोगों के लिए प्रयुक्त होती थी जो पैगंबर मोहम्मद के वंशज माने जाते थे, यानी कि सैयद लोगों को। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी डी विकल्प प्यारे दोस्तों, की डी विकल्प में सैयद दे रहा है, तो डी विकल्प सही हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। कह रहा है राजा राजवंश, नन्नुका चंदेला, जय शक्ति परमार, नाग भट्ट द्वितीय, गुर्जर प्रतिहार और भोज राजपूत। ठीक है प्यारे दोस्तों, कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित है, इसके आधार पर आपको उत्तर देना है। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए आइए देखते हैं। तो प्रश्न क्या है? निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। राजा राजवंश, नन्नुका चंदेला, जयशक्ति परमार, नागभट्ट द्वितीय, गुर्जर प्रतिहार और भोज राजपूत। ठीक है। राजा राजवंश ये गलत हो जाएगा प्यारे दोस्तों। क्यों गलत हो जाएगा? कि इसका कोई स्पष्ट ऐतिहासिक नहीं है। नन्नुक चंदेला ये बिल्कुल सही है। जयशक्ति परमार की बात करें तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि जयशक्ति जो है वो परमार ना दोस्तों ये दिया है, तो ये गलत हो जाएगा। नागभट्ट द्वितीय, गुर्जर प्रतिहार, तो ये सही है। भोज राजपूत तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा और चौथा सही है प्यारे दोस्तों। कौन सा सही है? दूसरा और चौथा, केवल 2 जोड़े सही पाए गए। तो इसमें उत्तर क्या हो जाएगा? केवल 2 जोड़े, यानी कि आपका बी विकल्प क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? सही माना जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि योग वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद निजामुद्दीन पानीपत ने किसके शासनकाल में किया था? योग वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद निजामुद्दीन ने पानीपति ने किसके शासनकाल में किया था? विकल्प है अकबर के, हुमायूं के, शाहजहां के या फिर औरंगजेब के। तो योग वशिष्ठ एक संस्कृत ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है प्यारे दोस्तों? ये एक संस्कृत ग्रंथ है। योग वशिष्ठ एक संस्कृत ग्रंथ है। ठीक है, एक संस्कृत ग्रंथ है। ये वेदांत दर्शन पर आधारित है। इसका फारसी में अनुवाद निजामुद्दीन पानीपति ने अकबर के शासनकाल में सिराय अकबर नाम से किया था। किसके समय में? अकबर के शासनकाल में किया था। ए विकल्प सही हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और किस नाम से किया था? तो ये किया था सिर ए अकबरी, या कह लीजिए सिरे अकबर। सिरे अकबर के नाम से किया था दोस्तों। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न था ये। चलिए आगे चल। प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि हाल ही में हैदराबाद में भारत के प्रधानमंत्री, क्या कह रहा है? भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा रामानुज की बैठी हुई मुद्रा वाली विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रामानुज की शिक्षाओं का सही प्रतिनिधित्व करता है?
विकल्प क्या है? मोक्ष का सर्वोत्तम साधन भक्ति है। वेद शाश्वत, स्वयंभू और पूर्णता प्रमाणिक है। तार्किक तर्क सर्वोच्च आनंद के लिए थे। मोक्ष ध्यान के माध्यम से प्राप्त किया जाना था। इसका सही क्या होगा दोस्तों? तो याद रखिएगा कि अगर हम बात कर लें तो याद रखिएगा, क्या याद रखने वाली बात है कि भगवद रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैत वेदांत के प्रवर्तक थे। किसके? विशिष्ट द्वैत वेदांत के। उन्होंने सिखाया कि भक्ति, ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण ही मोक्ष का सर्वोत्तम साधन है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? उन्होंने ही यह कहा कि ज्ञान और कर्म शक्ति के पूरक हैं, परंतु अंतिम मुक्ति ईश्वर की कृपा से ही संभव हो सकती है। तो आपका उत्तर क्या सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों? ए विकल्प सही हो जाएगा। कह रहा है कि मोक्ष का सर्वोत्तम साधन भक्ति थी, तो ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुर्तगाली लेखिका नूनीज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य की महिलाएं निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में निपुण थीं? बात समझ में आ रही है दोस्तों? ये रहा प्रश्न प्यारे दोस्तों कि पुर्तगाली लेखिका नूनीज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य की जितनी भी महिलाएं थीं वो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में निपुण थीं? कुश्ती में, ज्योतिष में, लेखांकन में या फिर भविष्य कथन में? यानी वो भविष्य देख सकती थी। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों आपको बता दूं कि पुर्तगाली लेखिका नूनीज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य की जो महिलाएं थीं वो समाज और संस्कृति का विस्तृत वर्णन माना जाता है। पुर्तगाली यात्री जो थे डोमिंगो पेस और फर्नाओ नूनीज, ये दोनों ही विजयनगर साम्राज्य के समाज और संस्कृति का विस्तृत वर्णन इन्होंने किया। तो नूनीज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य की जो महिलाएं हैं वो कुश्ती, ज्योतिष, लेखांकन और भविष्य कथन में दक्ष थी। ठीक है, किस में दक्ष थी? चारों में दक्ष थी। कुश्ती में भी, ज्योतिष में भी, लेखांकन में भी, भविष्य कथन में भी। तो चारों सही है, तो आपका डी विकल्प प्यारे दोस्तों सही हो जाएगा। क्या सही? डी विकल्प आपका सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कह रहा है कि इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान चंगेज खान भगौड़े ख्वारज्म राजकुमार का पीछा करते हुए सिंधु तक पहुंच गया था। ठीक है, दूसरा कह रहा है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान ही तैमूर ने मुल्तान पर कब्जा कर लिया और सिंधु नदी पार कर ली। तीसरा कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय के शासनकाल के दौरान वास्को डी गामा केरल के तट पर पहुंचा था। आइए देखते हैं इसमें से कौन सा सही है। तो याद रखिएगा कि चंगेज खान 1221 में इल्तुतमिश के शासनकाल में ख्वारज्म के शहजादे जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए सिंधु नदी तक पहुंचा था। ठीक है, तो आपका पहला कथन सही हो जाएगा। कब पहुंचा था ये भी याद रखिएगा। तो ये बात है 1221 ईस्वी की। ठीक है, 1221 ईस्वी की। बाकी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान तैमूर ने मुल्तान पर कब्जा किया और सिंधु नदी पार की, ये गलत हो जाएगा। अगला कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय के शासनकाल के दौरान वास्को डी गामा केरल के तट पर पहुंचा था, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो केवल पहला सही है जो कि विकल्प ए में दे रहा है प्यारे दोस्तों। तो यहाँ से आपका ए सही हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बात समझ में आ रही? चलिए आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है प्यारे दोस्तों? अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं जो कि शानदार प्रश्न है। कह क्या रहा है कि मध्यकालीन भारत के संदर्भ में आकार के संदर्भ में बढ़ते क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? परगना, सरकार, सूबा, सरकार, परगना, सूबा, सूबा, सरकार, परगना, परगना, सूबा या फिर सरकार? आइए देखते हैं। मध्यकालीन भारत की बात करें तो पहले परगना था, यानी सबसे छोटी इकाई मानी जाती थी। सरकार नई परगनों का समूह होता था। सूबा कई सरकारों का समूह होता था। तो हो क्या जाएगा दोस्तों? परगना, फिर सरकार, फिर सूबा। तो यानी कि ए विकल्प आपका सही माना जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा पहले दोस्तों? आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आरकोट की निजामत हैदराबाद राज्य से निकली। महेंद्र वर्मन प्रथम के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना। परांतक प्रथम द्वारा चोल शक्ति की स्थापना और गोपाल द्वारा स्थापित पाल वंश। आइए देखते हैं। ये रहा प्रश्न दोस्तों कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आरकोट राजा, बात करें दोस्तों
तो आरकोट की निजामत हैदराबाद राज्य से निकली, ये बात बिल्कुल सही है। मैसूर साम्राज्य जो था विजयनगर साम्राज्य से उभरा था, ये भी सही है। रोहिलखंड राज्य का गठन अहमद शाह दुर्रानी द्वारा कब्जाए गए क्षेत्रों से हुआ था, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, केवल पहला और दूसरा सही है। ठीक है, केवल पहला और दूसरा यहाँ पे सही माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, पहला और दूसरा यानी कि ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। पहला क्या कह रहा है कि राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय हुआ, महेंद्र वर्मन प्रथम के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना, परांतक प्रथम के द्वारा चोल शक्ति की स्थापना, गोपाल द्वारा स्थापित पाल वंश। बात समझ में आ रही है दोस्तों? है दोस्तों, मेरे सामने दो प्रश्न आते हैं और आपकी स्क्रीन पर एक प्रश्न दिखते हैं, तो इस लिहाज से मैंने शायद पिछले प्रश्न को के कथन को रिपीट कर दिया था, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है। ठीक है, तो राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय हुआ, कौन सा क्रम इसमें सही है? तो पहले महेंद्र वर्मन की बात कर लेते हैं। ठीक है, महेंद्र वर्मन प्रथम के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना हुई। कब हुई थी ये? तो ये हुई थी 600 से लेकर के 630 ईस्वी के बीच। ठीक है, उसके बाद की अगर हम बात कर लें राजा भोज, तो 836 से 885, 836 से 885। ठीक है दोस्तों, ये बात हो गई। उसके बाद आता है गोपाल वंश। ठीक है, गोपाल वंश की अगर हम बात करें प्यारे दोस्तों, तो 750 से 770। ठीक है, और प्रांतक प्रथम के द्वारा अगर बात किया जाए तो ये हुआ था 907 से 955। ठीक है, तो इस लिहाज से आपका विकल्प क्या सही हो जाएगा? 2 1 4 3 यानी कि ए विकल्प। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत के इतिहास के संदर्भ में गुलयवाप और द्रोणवाप शब्द दर्शाते हैं भूमि की माप को, विभिन्न मौद्रिक मूल्य के सिक्के को, शहरी भूमि का वर्गीकरण को, या धार्मिक अनुष्ठान को। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो याद रखिएगा कि भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्यवाप और द्रोणवाप शब्द जो है वो भूमि की माप थी। किससे संबंधित थी? भूमि की माप से संबंधित थी। तो आपका ए विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बात समझ में आ रही? अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि मुगल भारत के संदर्भ में जागीरदार और जमींदार के बीच में क्या अंतर है। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों कि मुगल भारत के संदर्भ में जागीरदार और जमींदार के बीच में क्या अंतर है। तो जागीरदार न्यायिक और पुलिस कर्तव्यों के बदले भूमि आवंटन के धारक थे, जबकि जमींदार राजस्व संग्रह के अलावा किसी अन्य कर्तव्य को निभाने के दायित्व के बिना राजस्व अधिकारों के धारक होते थे। दूसरा कह रहा है कि जागीरदारों को भूमि का आवंटन वंशानुगत था और जमींदारों के राजस्व अधिकार वंशानुगत नहीं थे। क्या ये बात सही है? तो प्यारे दोस्तों, अगर बात कर लिया जाए तो इसमें से केवल पहला सही है और दूसरा गलत हो जाएगा। तो पहला केवल ए विकल्प में दे रहा है, तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न। अगला जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व संग्रह के प्रभारी को आमिल के नाम से जाना जाता था। दूसरा कथन है कि दिल्ली के सुल्तानों की इक्ता प्रणाली एक प्राचीन स्वदेशी संस्था थी। मीर बख्शी का पद दिल्ली के खिलजी सुल्तानों के शासनकाल के दौरान अस्तित्व में था। बात समझ में आई दोस्तों? तो अगर हम बात कर लें तो इसमें केवल पहला सही है और बाकी आपका दोनों कथन प्यारे दोस्तों गलत हो जाएगा। ठीक है, तो केवल पहला सही है यानी आमिल, यानी ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा पहले दोस्तों, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, इनको आमिल या फिर मुशरिफ ए माल कहा जाता था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है पहले दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संत निम्बारक अकबर के समकालीन थे। संत निम्बारक कौन थे? ये अकबर के समकालीन थे। संत कबीर शेख अहमद सरहिंदी से बहुत प्रभावित थे। इनमें से कौन सा सही है? उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों कि संत निम्बारक अकबर के समकालीन थे, संत कबीर शेख अहमद सरहिंदी से बहुत प्रभावित थे, और उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। बहुत ही लाजवाब प्रश्न का उत्तर है ये दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों, संत निम्बारक अकबर के समकालीन थे, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि
संत निम्बारक जो थे 13वीं शताब्दी के संत थे, जबकि अकबर का शासनकाल 56 से 1605 ईस्वी में 1556 से 1605 की ईस्वी में था। तो ये अकबर के समकालीन नहीं थे, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि संत कबीर शेख अहमद सरहिंदी से बहुत प्रभावित थे, तो ये भी गलत हो जाएगा प्यारे दोस्तों, क्योंकि शेख अहमद सरहिंदी जो है वो पहले थे और कबीर उनके प्रभाव में नहीं थे, तो ये गलत हो जाएगा। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा? डी विकल्प, ना तो एक ना तो दो, तो डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों से हटकर एल्बम और व्यक्तिगत चित्र पर जोर दिया? हुमायूं ने, अकबर ने, जहांगीर ने? बात समझ में आ रही दोस्तों? तो उत्तर लगाने का प्रयास कीजिएगा आप लोग कि निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपि से हटकर एल्बम और व्यक्तिगत चित्र पर जोर दिया? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां? तो प्यारे दोस्तों, जिस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपि से हटकर एल्बम और व्यक्तिगत चित्रों पर जोर दिया था, तो वो जहांगीर था। कौन था प्यारे दोस्तों? जहांगीर था। तो आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? जहांगीर ने चित्रकला को नई दिशा दी थी, उन्होंने एल्बम, व्यक्तिगत चित्र विकास को प्रोत्साहन दिया था। और अकबर ने सचित्र पांडुलिपियों से संबंधित थे, यानी अकबर का संबंध सचित्र पांडुलिपियों से था। वे चित्रकारी और शैली, किसकी बात हो रही है? जहांगीर की। शैली पहचानने में निपुण थे और प्रकृति तथा वास्तविकता पर आधारित चित्रों को सराहा करते थे, यानी कि उनकी इज्जत किया करते थे। तो विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है प्यारे दोस्तों कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है कि फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा खानका बनाने में सफ़ेद संगमरमर का उपयोग किया गया था। लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा और रूमी दरवाजा बनाने में लाल पलुआ पत्थर और संगमरमर का उपयोग किया गया था। तो प्यारा ही दोस्तों, दोनों ही गलत हो जाएगा। तो फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा और खानका बनाने में सफ़ेद संगमरमर का उपयोग हुआ था, तो ये गलत है। लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा और रूमी दरवाजा बनाने में लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का उपयोग किया गया था, तो ये भी गलत है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प है दोस्तों, सही हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा काकतीय साम्राज्य का एक बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह था? काकीनाडा, मोटुपल्ली, मछलीपट्टनम, नेल्लेरू? तो प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित में से जो काकतीय साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था, वो कौन सा बंदरगाह था? तो मोटुपल्ली। क्या था दोस्तों? मोटुपल्ली इसका सही उत्तर है। तो बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है प्यारे दोस्तों? चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विजयनगर के शासक कृष्णदेव की कराधान प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। ठीक है, आगे देख। तो विचार करना है किस पर? विजयनगर के शासक कृष्णदेव की कराधान प्रणाली के संदर्भ में। ठीक है, तो पहला कह रहा है कि जो भूमि क्या थी कि भूमि कर की दर भूमि की गुणवत्ता के आधार पर तय की जाती थी। ठीक है, तो पहले दोस्तों ये पहला सही है। कार्यशालाओं के निजी मालिकों ने उद्योग कर का भुगतान किया था, तो ये भी सही है। पहला दूसरा सी में दे रहा है, तो सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे आमतौर पर कृषक होते थे, योद्धा होते थे, बुनकर होते थे, या व्यापारी होते थे? तो याद रखिएगा, बंजारा समुदाय मुख्यतः चलते फिरते व्यापारी और सामान ढोने वाले होते थे। वे अनाज, नमक, घी, घोड़े और अन्य वस्तुओं का लंबी दूरी तक व्यापार कर लेते थे। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? व्यापारी। तो डी विकल्प यहाँ पे सही माना जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पर विचार करें। बाबर के भारत पर आगमन से, तो उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन, क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय, क्षेत्र में तैमूर राजवंश की स्थापना। तो इसमें से कौन सा सही है? तो पहला तो गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा सही है। क्षेत्र में तैमूर राजवंश की स्थापना, तो केवल तीसरा, तो यानी कि बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। सही इसलिए क्योंकि ये जो तैमूर राजवंश की स्थापना हुई थी, ये बाबर ने 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना की, जो तैमूर वंश से उसकी वंशावली के कारण तैमूर वंश कहलाई। ठीक है दोस्तों, 1526 की बात है। कब की बात है? 1526 ईस्वी।
अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सामंती व्यवस्था का आवश्यक तत्व है? क्या है कि यह एक बहुत मजबूत केंद्रीकृत राजनीतिक प्राधिकरण और एक बहुत कमजोर प्रांतीय या स्थानीय राजनीतिक प्राधिकरण। तो पहला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि भूमि पर नियंत्रण और कब्जे पर आधारित प्रशासनिक ढांचे का हो जाए, तो ये सही है। सामंती स्वामी और उसके अधिपति के बीच स्वामी जागीरदार संबंध का निर्माण, तो ये भी सही है। तो दूसरा तीसरा आपका बी विकल्प में मिल जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? तो प्यारे दोस्तों, मध्यकालीन भारत में महात्तरा और पट्टी किला पदनामों का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो ग्राम प्रधान के लिए किया जाता था। तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।